लेक्चर हुआ हाँ था। सर, कल ही था। ठीक है। सो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर बट orientation of substituent in 3D space is found to be different. So compounds having same molecular formula, same structure, but orientation of substituent in 3D space is found to be different. अच्छा, फर्दर ये जो आइसोमर है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। सो ये जो स्टीरियो आइसोमर है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज conformational isomers and another is configurational isomer. एक कन्फर्मेशनल आइसोमर है और एक कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है। एज पर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर कंसर्न है ना, एज पर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर कंसर्न, कन्फर्मेशनल आइसोमर में they can be converted into each other without breaking any bond. तो सर इसमें हम लोगों ने जो फिशर यूज किया था वैसा ही हो जाएगा ना? Very good. So without breaking any bond, जैसा ये शायद हम लोगों ने एग्जाम्पल्स अगर मैं देखूं तो ये पहले किया भी है। अब जा फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव this may be, let's say, hydrogen, suppose hydrogen here, hydrogen and another may be, ये सब लास्ट क्लास में ही पढ़ा हम लोगों ने ऐसा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो दे मे बी, लेट्स से, टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ इथेन, एक का नाम स्टगर्ड है और एक का नाम एक्लिप्स्ड है। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड, है ना। Now if you see, as per configurational isomer are concerned, here they can't be converted into each other. They can't be converted into each other without breaking bond. Without breaking the bond. They can't be converted into each other without breaking the bond. अच्छा, ये जो फर्स्ट वाला है कन्फर्मेशनल आइसोमर, बेटा अगर वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये कंपाउंड सेम है कि डिफरेंट है? फॉर एग्जांपल स्टगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन एंड एक्लिप्स फॉर्म ऑफ इथेन, वो सेम कंपाउंड है कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं? तो डिफरेंट है, दोनों ही इथेन है शायद, है ना, और दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा। तो मैं बोलूंगा वो सेम ही कंपाउंड के डिफरेंट, सेम ही कंपाउंड के बस डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं। So I can say they are technically same compounds, है ना, they are technically same compounds. So मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ ये सूडो आइसोमर है, है ना, वो टेक्निकली एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं होने चाहिए, नहीं ना, वो सेम ही कंपाउंड है तो आइसोमर नहीं है ना फिर प्रैक्टिकली, बट ऑब्वियसली दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन, है ना, दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन, इसलिए उसको हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट काउंट करेंगे। So they can't be converted into each other without breaking any bond. और obviously जो configurational isomer है वो obviously एक दूसरे के isomer होने चाहिए, they are true isomer। और ये फर्दर हम लोग समझेंगे, ये दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड अनदर इज ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है और एक लेट्स से ऑप्टिकल आइसोमर है।
तो इस पूरे चैप्टर में स्टीरियो आइसोमर में 1 बाय 1 ये तीनों चीजें हम लोग को पढ़नी है। एक कन्फर्मेशनल आइसोमर पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ना है एंड ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ना है। आज के लेक्चर में मोर ऑफ लेस हम लोग कन्फर्मेशनल खत्म कर लेंगे और मे बी ज्योमेट्रिकल भी स्टार्ट कर लें। नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिकल हम लोग खत्म कर लेंगे और फिर अराउंड और 2 लेक्चर कम से कम ऑप्टिकल आइसोमर में लग जाएगा, मे बी नेक्स्ट 2 वीक। लेक्चर इतना बड़ा है ऑप्टिकल, हाँ ऑप्टिकल 2 लेक्चर लगाना पड़ेगा और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। खत्म भी हो गया? ये लिख भी लिया तुम लोगों ने ऐसा? हाँ सर। नहीं सर नहीं। जल्दी से लिख डालो। जब ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो महाराष्ट्र बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में 11th क्लास में नहीं है ना, ये सब कन्फर्मेशनल कॉन्फिगरेशनल है ना। एटलीस्ट ऑप्टिकल तो पक्का नहीं था ना, ऑप्टिकल क्लास 12th में। वैसे और कितने चैप्टर्स बाकी है पोर्शन कंप्लीट होने में? बस सितंबर तक पढ़ते जाओ कोई टेंशन नहीं लाइफ। तो सर कितने, 5-6? देखो ये काउंटिंग मत करो हमसे, बस पढ़ते जाना है। ये हो गया समझ के? हाँ सर। लिख के नहीं हुआ सर। अरे जल्दी से लिखो। सो ब्लू वाला हो गया। ब्लू वाला हो गया। क्या बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी लिख लेता है। यस बच्चों अभी हो गया है। Yes, sir. Okay, good. So to start, stereo isomers. First thing is, conformational isomer. In conformational isomer में already हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ लिया है, जैसा लास्ट क्लास में conformers of ethane हम लोगों ने पढ़ा था, conformers of नॉर्मल ब्यूटेन पढ़ा, जिसमें गॉश कन्फर्मर, एंटी कन्फर्मर वो सब भी देखा था, है ना। तो एक मेनली जो पढ़ने के लिए रह गया है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। इट इज कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन ये हम लोग को डिटेल में पढ़ना है आज। तो ये साइक्लोहेक्सेन है एंड ऑब्वियसली एवरी कार्बन इज फाउंड टू बी sp3 hybridized here. Every carbon is found to be sp3 hybridized here. Structure should be non-planar, and apart from non-planar structure, can we have rotation about carbon single bond in this case? Yeah. So here you can write as every carbon is sp3 hybridized, and thus ये जो structure है, structure will be non-planar. Every carbon is sp3 hybridized and the structure will be non-planar due to partial rotation or twisting about carbon single bond many conformers of cyclohexane is possible.
ना बहुत सारे कन्फर्मर बन सकते हैं साइक्लोहेक्सेन के. So I'm repeating again, as every carbon is sp3 hybridized, structure will be non-planar, true. And due to partial rotation or twisting about carbon-carbon single bond, many conformers of cyclohexane is possible. And you know, out of them, two most common, जो बहुत सारे कन्फर्मर्स पॉसिबल हैं साइक्लोहेक्सेन के, उसमें से दो जो ज्यादा कॉमन हैं. एक स्ट्रक्चर इसमें लेट्स से कुछ इस टाइप का है. लेट्स से दिस में बी वन ऑफ द स्ट्रक्चर. एंड एक स्ट्रक्चर यू नो साइक्लोहेक्सेन में कुछ इस टाइप का है. If you count the number of carbon also, it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ ये 1, 2, 3, 4, 5 and 6. जो फर्स्ट वाला फॉर्म है, it is known as let's say chair conformer या chair form, और ये जो दूसरा वाला फॉर्म है, it is known as boat form. तो पहला वाला चेयर तो दिख नहीं रहा. अच्छा चलो अभी दिखाता हूँ कैसे दिखेगा. बट एनीवे एक चेयर कन्फर्मर है और लेट्स से एक बोट कन्फर्मर है ना. अच्छा, इनके अलावा भी हम लोग समझेंगे कुछ ट्विस्टेड बोट, हाफ चेयर, ऐसे और भी कन्फर्मर हैं. बट लेट्स से ये दो ज्यादा कॉमन है जिनको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना रिलेटिवली आसान सा है. तो वो पार्शियल रोटेशन है कि सेकंड लाइन में ऊपर क्या? ऊपर वो सेकंड लाइन में पार्शियल रोटेशन है. हाँ, पार्शियल रोटेशन और ट्विस्टिंग अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मैनी कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज पॉसिबल. सर ये नहीं समझा मेरे को. क्या नहीं समझा बेटा उसमें? सर ये साइक्लोहेक्सेन ऐसे चेयर फॉर्म कैसे होगा? अभी मैं समझाता हूँ. पहले एक बार लिखो तो सही, डायग्राम में ड्रॉ करो. ऊपर से देखेगा ना साइक्लोहेक्सेन दिखेगा. मैं बताता हूँ कैसे दिखेगा. एक बार लिख लिया है ऐसा तुम लोगों ने? नहीं सर. एकदम जल्दी से लिख डालो, फोड़ दो उसको, है ना. हो गया सर. हो गया लिख के? एक मिनट. अभी तुम लोग अच्छे बच्चे हो, लिख लिया तुम लोगों ने, पता है मुझे, है ना. अरे सर एक मिनट सर. अच्छा, सो एक चेयर फॉर्म कैसा है और ये बोर्ड फॉर्म कैसा है उसको समझने के लिए देखो एक पिक्चर में शेयर कर देता हूँ तुम लोग के स्क्रीन पे. उससे रिलेटेड मैं तुम लोग आज पढ़ने के लिए भी दूंगा. दिख रहा है चेयर फॉर्म एंड बोर्ड फॉर्म? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, है ना. क्या ही जुगाड़ करके लगा है. सर. क्या? सो चेयर फॉर्म एंड बोर्ड फॉर्म कुछ ऐसा है, और इन जितने भी कन्फर्मर्स पॉसिबल हैं ये यू नो आउट ऑफ डिफरेंट conformers, a chair form is found to be most stable. उसका रीजन भी समझ लेंगे. So out of different conformers, chair form is found to be most stable such that you know nearly 99.9% of cyclohexane molecules exhibit
chair form. So can we say mostly properties of cyclohexane is decided by chair form only? उसके जो भी reactions होंगे organic chemistry में they will be decided by chair form. हाँ बच्चों समझ में आ रहा है? हाँ लिख के भी हो गया है क्या? नहीं सर। जल्दी से लिख डालो। अच्छा ये चेयर फॉर्म कैसा दिखेगा उसको एक बेसिक आइडिया भी तुम लोग समझ सकते हो डिटेल में। लेट्स से इन चेयर कन्फर्मर सपोज आई कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर एज, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको। सो सपोज ये लेट्स से चेयर फॉर्म में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कार्बन भी यहाँ बना देंगे। थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ उस वाले केस में। ऑब्वियसली यहाँ हाइड्रोजन भी है। कुछ हाइड्रोजन को देखो मैंने वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बनाया है। कुछ हाइड्रोजन्स को मैंने वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में यहाँ बना सकता हूँ। सो हियर वी हैव हाइड्रोजन एटम, another hydrogen atom here, another hydrogen and let's say hydrogen atom here, and another hydrogen may be represented as this. suppose ये हाइड्रोजन यहाँ आ रहा है, ये हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है। this is another hydrogen atom here, ये कुछ ऐसा, ये हाइड्रोजन एटम, this may be another hydrogen atom here, this is another hydrogen atom and another hydrogen atom. So in the chair form of cyclohexane, do you think हर एक कार्बन के about, suppose if I take this carbon as C1, this carbon as C2, this carbon C3, C4, C5 and 6 is, थोड़ा सपोज जैसे C2 कार्बन है इसके अबाउट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं? Yes. एक बॉन्ड से ऊपर है और बाकी तीनों बॉन्ड्स नीचे आते हुए हैं ना। या अगर मैं C1 के अबाउट भी देखूं तो ऐसा नहीं लग रहा है एक बॉन्ड नीचे आ रहा है और बाकी तीन बॉन्ड ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। सो ये कुछ साइक्लोहेक्सेन का लेट्स से चेयर फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन जिसमें ये सब लेट्स से मेरे पास कार्बन एटम्स हैं जिसपे हर एक कार्बन एटम पे ऑब्वियसली दो दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच है। So to have difference between let's say type of bonds here, ये जो bonds हैं which are perpendicularly upward or downward, जो vertical bonds थे, these bonds are known as let's say axial bonds or axial hydrogen. It is something very similar to, if you remember, geometry of PCl5, याद है? उसमें तो axial equatorial होता था। और ये जो ग्रीन वाले बॉन्ड्स हैं दे नोन एज इक्वेटोरियल बॉन्ड। जो रेड वाले जो बॉन्ड्स हैं जो वर्टिकल हैं स्ट्रक्चर्स को वो एक्सियल बॉन्ड्स हैं और जो ग्रीन वाले हैं जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इसको और डिटेल में समझने के लिए इसका हम लोग चेयर कन्फर्मर भी ड्रॉ कर, सॉरी हम लोग इसका न्यूमन प्रोजेक्शन भी बना सकते हैं। यू कैन इमेजिन अ सॉलिड डिस्क बिटवीन लेट्स से C1 एंड C2 कार्बन एंड अ सॉलिड डिस्क बिटवीन C4 एंड C5 कार्बन सपोज, है ना। तो यहाँ कुछ सॉलिड डिस्क हम लोग इमेजिन कर लेते हैं। जैसा हियर यू कैन इमेजिन एक ये डिस्क है और सपोज एक ये सॉलिड डिस्क है फॉर न्यूमन प्रोजेक्शन। कुछ याद है लास्ट क्लास का ऐसा न्यूमन प्रोजेक्शन होता था डिस्क वाला? हाँ सर। तो ये दो डिस्क बना लिया। एक डिस्क लेट्स से C1 एंड C2 कार्बन के बीच में है और एक डिस्क C4 एंड C5 कार्बन के बीच में है। सो यहाँ एक जो कार्बन है, डू यू थिंक ये वाला कार्बन मेरे पास C1 होगा और C1 ये किस कार्बन से कनेक्टेड है? C1 ऐसा ऊपर जाके और C6 फिर किसके साथ कनेक्टेड है? C5 के साथ। C5 के पीछे C4 वाला कार्बन है जो नीचे से C3 से कनेक्टेड है
एंड C3 वाला कार्बन नीचे से किसके साथ कनेक्टेड है? C2 के साथ। C2 C2 तो ये ऐसा बेटा कंप्लीट साइकिल बनते हुए दिखाई दे रहा है। C1 C6 एंड देन C5, C5 के पीछे C4, C4 पीछे से जुड़ा हुआ है C3 से, और C3 पीछे से जुड़ा हुआ है C2 से। इसमें मैं बाकी बॉन्ड्स भी ड्रॉ कर देता हूं। C1 का डू यू थिंक ये जो एक्सियल वाला बॉन्ड है वो डाउनवर्ड है C1 का? हाँ और C2 का जो पीछे से बॉन्ड आएगा वो अपवर्ड है एक्सियल वाला। फिर C6 का ये वाला बॉन्ड अपवर्ड है, और C5 का ये वाला बॉन्ड डाउनवर्ड है। C4 का ये वाला बॉन्ड अपवर्ड है, हाँ सर। एंड C3 का ये वाला बॉन्ड डाउनवर्ड है। सिमिलरली जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, C1 का इक्वेटोरियल बॉन्ड ये है, C2 का इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ये है ना। सेम लेट्स से C6 का इक्वेटोरियल बॉन्ड ये है, और C3 का इक्वेटोरियल बॉन्ड ये है ना। C5 का इक्वेटोरियल बॉन्ड ये है, और C4 का इक्वेटोरियल बॉन्ड ये है शायद, है ना। ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा इसका कि नहीं? हाँ सर। चलो हाँ, मैं सर। यहाँ भी कुछ ऐसे कार्बन के कॉरेस्पॉन्डिंग ड्रॉ कर देते हैं। सो यहाँ एज पर कार्बन इज कंसर्न, फ्रंट वाला जो कार्बन है आई कैन से दिस कार्बन इज C1, पीछे वाला जो कार्बन है वो C2 है, C1 C6 से जुड़ा हुआ है, और फर्दर ये C5 से जुड़ गया है। पीछे वाला कार्बन C4 है जो पीछे से C3 के साथ कनेक्टेड है। So are you getting? In the case of chair form, do you think we have minimum torsional strain या minimum steric strain? इसके न्यूमैन प्रोजेक्शन में सबके सब स्टगर्ड है कि नहीं है? हाँ सर, सबके सब स्टगर्ड। तो can we say chair form can be most stable So form? It has mix minimum on- torsional strain, minimum steric strain. हाँ बच्चों, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम लोग? हाँ सर हाँ। It has minimum torsional and steric strain. ड्रॉ करना। नहीं बेटा, ऐसे खेलना है इसके साथ बस, है ना। तो चलेगा सर। क्लासेस वाले देख गए सर ऐसा खिलौना? क्या? नहीं ओ, सर। देखो, जो बच्चा यहाँ से ड्रॉ नहीं भी कर पाएगा, सपोज जो बच्चा यहाँ से ड्रॉ नहीं भी कर पाएगा उसको मैं एक चॉकलेट दूंगा, है ना। नहीं कर पाया तो? हाँ कर पाया तो होना चाहिए। देखो, मैंने तुम लोगों को कुछ पढ़ने के लिए भेज दिया है और क्वेश्चन भी भेज दिया है ग्रुप पे। पढ़ने के लिए जो स्ट्रक्चर भेजा है उसमें काफी डिटेल में है कि ये चेयर फॉर्म कैसे बनेगा, है ना। एकदम टेंशन नहीं। तो जो बच्चे यहाँ नहीं भी ड्रॉ कर पा रहे हैं, कम से कम उसमें एक पेज पे यही सिखाया गया है कि चेयर फॉर्म ड्रॉ कैसे करना है। ट्यूटोरियल दे रखा है। तब तो शायद सीख ही जाओगे, है ना। भाई अभी कोरोना गया नहीं था और एक नई फफूंद आ गई है भाई, ब्लैक फंगस। बड़ा अजीब सी चीज। ब्लैक फंगस। ये क्या सर? अब ये भी एक बड़ा हाँ सर पढ़ा था किधर।
खतरनाक तो कोरोना infection। हो जाता है। मतलब ये ऐसा सर है वो कि आफ्टर आफ्टरमाथ इफेक्ट है वो। उसका मोर्टेलिटी रेट 50% मेरे है। पापा को हुआ था सर। अच्छा, ब्लैक फंगस। हाँ सर मेरे पापा को हुआ था। हाँ कान में हुआ था सर वो, लाइक नियरली बच गए सर, नहीं ब्रेन हेमरेज हो जाता। हाँ वो खतरनाक होता है, उसका 50% मोर्टेलिटी रेट है यार। नहीं मतलब तभी कोरोना नहीं था, तभी हुआ था उसको। बहुत अच्छा, बहुत पुरानी बात है। ठीक। हाँ हाँ मतलब ये ब्लैक फंगस काफी पहले से है बीमारी, बट काफी रेयर बीमारी था। हाँ रह रहे। चलो बच्चे, ये डायग्राम ड्रॉ और सर होके ये हो उन्हीं गया। लोगों को हो रहा है जिनको बहुत सीवियर सीवियर कोविड है। हाँ, इसलिए जिन लोगों को स्टेरॉइड्स दिए गए हैं ना, इम्यूनिटी सप्रेशन के लिए दिया हाँ गया हाँ बराबर, उनका जिनका इम्यूनिटी वीक हो गया है कोरोना के बाद। है। चलो बच्चे, ये लिख के हो गया है तुम लोगों का सब। नहीं सर, नहीं सर। Yes, sir. ये बहुत अच्छा बच्चा है। अरे सर ऊपर नेक्स्ट में इफ यू सी सिस एंड ट्रांस आइसोमर, थोड़ा सा हम लोग यही समझ लें इसमें। सिस एंड ट्रांस isomers of cis and trans isomers of disubstituted cis and trans isomer of disubstituted cyclohexane। disubstituted means उसके दो हाइड्रोजन में किसी भी सब्स्टिट्यूएंट से सब्स्टिट्यूट कर देता। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से its A part is, यहां मैंने एक क्लोरीन पुट कर दिया, यहां एक क्लोरीन पुट कर दिया, तो आई कैन से इट इज 1,2 डाइक्लोरो। बोल सकते हैं भैया सर? 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन बन गया है बेसिकली, है ना। अच्छा, ये दोनों के दोनों क्लोरीन हो सकते हैं, उसके पास क्या क्या चॉइस है? देखो, दोनों के दोनों क्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे हो सकते हैं, दोनों के दोनों क्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो सकते हैं, और एक एक्सियल पोजीशन पे एक इक्वेटोरियल पे भी हो सकता है। हाँ सर। तो मैं ऐसे चॉइस ले सकता हूं कि 1,2 ये दोनों के दोनों ही लेट्स से डाई एक्सियल हैं, या ये 1,2 दोनों के दोनों ही लेट्स से डाई इक्वेटोरियल है। सपोज एक केस मेरे पास ऐसा है, बोथ प्रेजेंट एट एक्सियल या बोथ प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल, या मेरे पास एक चॉइस है लेट्स से 1,2 वन ऑफ द क्लोरीन प्रेजेंट एट एक्सियल एंड अनदर क्लोरीन प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल। अब देखो इसका स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं कैसा दिखेगा, है ना। अगर दोनों के दोनों ही डाई एक्सियल पे हैं, 1,2 डाई एक्सियल, बट अगर यहाँ ध्यान से देखोगे 1,2 डाई एक्सियल के लिए, सो डू यू थिंक ये 1 का एक्सियल है कि नहीं है? जो मैंने शेड किया है ये सेम है ना, ये 1 का एक्सियल है, देखो, है ना। और डू यू थिंक 2 का एक्सियल ये वाला बॉन्ड है? हाँ सर। तो ये दोनों बॉन्ड सेम डायरेक्शन में आते हुए हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए हैं? अपोजिट में। तो ये सिस होना चाहिए कि ट्रांस होना चाहिए? सर ट्रांस। ट्रांस होना चाहिए, वेरी गुड। सेम सपोज अगर मैं 1 का एक्सियल एंड 2 का इक्वेटोरियल ले लूं, ये है 2 का इक्वेटोरियल, डू यू थिंक ये दोनों ही बॉन्ड्स नीचे आते हुए हैं डाउनवर्ड? हाँ सर। हाँ तो ये सिस होगा कि ट्रांस होगा? हाँ सर क्या होगा? सिस। सिस कि ट्रांस? सिस होगा। तो मैं सिस। हाँ, तो अगर मेरे पास दोनों के दोनों ही, अगर दोनों के दोनों ही मेरे पास एक्सियल या इक्वेटोरियल है, तो ये देखो कुछ ऐसा मुझे रिप्रेजेंट करना चाहिए। एक मिनट, ये देखो मुझे कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करना चाहिए। एक क्लोरीन प्लेन से बाहर आता हुआ है, एक क्लोरीन प्लेन के अंदर जाता हुआ है, अगर दोनों के दोनों ही डाई एक्सियल है ना, या डाई इक्वेटोरियल है। और अगर एक so one of the chlorine and this may be another chlorine, either both are coming upward or both are going downward. Anyway, ये वाला जो स्ट्रक्चर है it is तो trans, ये पहले वाला ट्रांस हो गया, दूसरे वाला और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो और दूसरे वाला सिस हो।
बहुत अच्छे पीयूष, एकदम मुझे भी बोलने दो बेटा, मैं पढ़ाऊंगा फिर तुम पढ़ाना बाद में, ठीक है? चलो, सो ये ट्रांस है और दूसरा वाला लेट्स से सिस है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? अगर दोनों के दोनों ही क्लोरीन मेरे पास एक्सियल पोजीशंस पे हैं 1,2 पे, तो वो दोनों बॉन्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए हैं, तो उसको मैं ट्रांस बोलूंगा। और एक को एक्सियल एक को इक्वेटोरियल पुट किया तो दोनों बॉन्ड सेम डायरेक्शन में आते हुए हैं, उसको मैं सिस बोलूंगा। यस सर। सर डायरेक्शन कैसे डिसाइड हो रहा है, कब बोल सकते हैं? अबे अपवर्ड और डाउनवर्ड दो डायरेक्शन होते हैं, या तो ऊपर गिरेगा या नीचे जाएगा, है ना? हाँ तो डायरेक्शन अबे ऊपर या नीचे, दो ही तो डायरेक्शन है ये दुनिया में। हाँ देखो ये बच्चा कितना कंफ्यूज रहता है लाइफ में यार। भाई देखो, ये नीचे आता हुआ है कि नहीं? देखो ऐसा नीचे गिर गया, ये आ रहा है नीचे बॉन्ड, हाँ सर। और ये देखो ऊपर जा रहा है, तो ये सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है? अपोजिट डायरेक्शन। बहुत अच्छा बच्चा, तो ये ट्रांस बोलेंगे इसको, है ना? अच्छा ठीक है और सर। ऐसा ही देखो, ये वाला बॉन्ड ऊपर जाता हुआ है कि नीचे आता हुआ है? नीचे आता हुआ। बहुत अच्छे बच्चे हो, तो इसमें इसको सिस बोलेंगे हम लोग। ठीक है सर। चलो, तुमसे अच्छा बच्चा कोई नहीं दुनिया में। हाँ, ये लिख के हुआ तुम लोगों का? एक सेकंड। जिन बच्चों का ये समझ में भी आ गया है और लिख भी लिया है जिन बच्चों ने, उसका बी पार्ट खुद से ट्राई करो भाई। अगर यहाँ क्लोरीन इंस्टेड ऑफ 1,2, इफ क्लोरीन आर प्रेजेंट एट 1,3, लेट्स है ना 1,3 डाई क्लोरो, तो ये भी 1,3, ये हो गया 1,3 और ये हो गया 1,3, लेट्स से। सो इस वाले केस में चलो मैं एक एक क्लोरीन हटाई दूं कम से कम 1,3 के लिए। चलो 1,3 के लिए चेक करो तुम लोग, अच्छे बच्चे हो। तो ये 1 के लिए मैंने शेड करके रखा हुआ है, दोनों ही डायग्राम में 3 के लिए भी कर सकते हो तुम लोग चाहो तो, है ना? सो अगर 1,3 डाई एक्सियल होता सपोज, सो कैन वी से ये देखो 3 का एक्सियल है कि नहीं? या 3 का एक्सियल में यहां बना देता हूं। ये दोनों बॉन्ड सेम डायरेक्शन में आते हुए हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए हैं? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में, तो सिस बोलेंगे कि ट्रांस बोलेंगे? इसको जल्दी से बोलो। हाँ सिस, तो इसको हम लोग सिस बोल सकते हैं। सो यहाँ दोनों ही क्लोरीन लेट्स से सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इस बार ये बन जाता सिस। और ऐसा ही अगर 1,3 एक्सियल इक्वेटोरियल है, 1,3 अगर एक्सियल इक्वेटोरियल है, तो उससे से ट्रांस है? जल्दी से बोलो यार, तुम लोग बहुत शांत रहते हो। तो ये ट्रांस है ना बच्चे? ये बी पार्ट भी समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर 1 मिनट। वैसे मैंने सोचा है कि मैं तुम लोगों को गाली देनी थोड़ी कम करूंगा, क्योंकि भाई तुमसे जो जूनियर बच्चे आए हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक है भाई। उन्होंने मुझे लगता है सर पूरा 10th क्लास जो ऑनलाइन मोड में पढ़ाई किया है, उसमें कुछ पढ़ाई नहीं की उन लोगों ने, है ना? सर वो तो हमें चांस नहीं मिला सर क्लासेस आने का। तुम लोग अब मुझे बहुत अच्छे बच्चे दिखाई देते हो उन बच्चों के कंपैरिजन में, है ना? सर नहीं, अगर क्लासेस ऑनलाइन नहीं होती ना तो सर आप हमें हाँ सर, तो हमें उल्टा मारते सर, गाली तो बाद में आती। अच्छा वही सर, पहले गोली मारो फिर क्वेश्चन पूछो। अच्छा ठीक। सो इसका सी पार्ट सर ये बी पार्ट। हाँ, इसका सी पार्ट करेंगे भी। सो सी पार्ट में इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स से इट इज 1,4 डाइक्लोरो। और इसके लिए भी भाई तुम लोग खुद से ट्राई करोगे अभी अच्छे बच्चे के जैसा। सर इसमें भी सिस ट्रांस होगा? हाँ बेटा, इसमें भी हम लोग सिस एंड ट्रांस डिफाइन कर पाएंगे। तो वो ये पहला वाला let's say चीज होगा। 1,4
ये 1,4। अब 1,4 के कोरेस्पोंडिंग चेक करो, यहाँ 1 and 4। देखो ये 1 का एक्सियल एंड 4 का एक्सियल उधर ऐसा ऊपर जाता हुआ है, ये है 4 का एक्सियल। इस हाँ। डायग्राम में भी ये 1 है और ये है 4 का एक्सियल। ये दोनों सेम डायरेक्शन में बॉन्ड्स हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में बॉन्ड्स हैं? ट्रांस अपोजिट ऑपोजिट। डायरेक्शन में, तो सर Opposite वाला ट्रांस Opposite होगा, direction. दूसरा वाला सिस होगा। सो ये वाला जो Dynamic हो जाएगा स्ट्रक्चर नीचे। है ऑब्वियसली ये हो जाता क्लोरीन एंड इट विल बी सर ये एक्सियल हो जाता है। ट्रांस, और हाँ, इस वाले trans. केस में ऐसा हम लोग प्रूव कर लेंगे कि ये सिस है। यस Now, do you think 1,5 will be same as 1,3 and 1,6 will be same as 1,2? बच्चों ये स्ट्रक्चर समझ के हो रहा है तुम लोगों का कि नहीं? सर सिस में अपने डॉटेड लाइंस क्यों ना? डॉटेड लाइन का मतलब होता है लेट्स से बॉन्ड गोइंग अवे फ्रॉम आवर सरफेस, यू नो, अवे फ्रॉम आवर साइड, तो गोइंग इनसाइड द सरफेस है लेट्स से। तो जो सॉलिड वेज है लेट्स से इट इज सपोज कमिंग टुवर्ड्स आवर साइड, है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया कि नहीं फिर रिंग के साइड, रिंग के रेस्पेक्ट में? हाँ। अच्छा तुम ये बोलना चाहते हो कि मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दिया है ना, ऐसा? ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते समय ऐसा बोलना चाहते थे? हाँ। अच्छा तो ये ट्रांस में ऐसा बनाऊंगा और सिस में ऐसा बनाऊंगा, अब ठीक है? हाँ। चलो बढ़िया। हाँ बच्चों ऐसा डायग्राम ड्रॉ होके और लिख के हो गया है तुम लोगों का? यस सर। बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट में ड्यू टू यू नो रिंग ट्विस्टिंग, और लेट्स से इसको मैं ऐसा ही बोल सकता हूं रिंग फ्लिपिंग, ड्यू टू रिंग ट्विस्टिंग और फ्लिपिंग many more conformers are possible, और भी कन्फर्मर्स पॉसिबल हैं। मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, तुम लोग चाहो तो डायग्राम ड्रॉ करना है, तो अगर उसके लिए स्पेस छोड़ देना अभी, है ना? सब समझो पहले। on this axis let's say if you take energy and on let's say suppose यहाँ मेरे पास रिंग फ्लिपिंग कुछ हम लोग देख सकते थे। here first conformer may be suppose एक कन्फर्मर है, ये क्या बोलेंगे इस कन्फर्मर को हम लोग? चेयर आइसोमर। ये चेयर कन्फर्मर है, ये 5 and 6 लेट्स से, है ना। फिर मैंने जो C4 वाला बॉन्ड है लेट्स से, यहाँ ये जो C4 वाला बॉन्ड्स है इसको मैंने प्लेन से उठा के ऊपर मूव करने की कोशिश किया है। सो ये स्ट्रक्चर देखो शायद मेरे पास कुछ ऐसा बन जाता है ना, ऐसा बन सकता था अगर C4 को मैंने उसके नीचे जो जा रहा था उसको ऊपर मोड़ने की कोशिश कर लिया है, तो ये 4, 5 and 6 लेट्स से ऐसा ही बोल सकते हैं, है ना। फिर इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर उठाने की कोशिश कर लेता हूं लेट्स से, इसको जैसा मैं और ऊपर उठाऊंगा तो शायद ये कुछ ऐसा भी बन सकता है। देखो इन विच लेट्स से ये C1 है, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5, ये C6, है ना। फिर अगर इसको मैं थोड़ा सिमेट्रिक करने की कोशिश करता हूं, सो ये स्ट्रक्चर मेरे पास बन जाएगा ऐसा, और इसको क्या बोलते थे हम लोग? बोट। बोट फॉर्म। सर सेकंड वाला 1, 2, प्लेन जैसा लग रहा है। 3, 4, 5 and 6 क्या नाम है वो देख लेंगे। अच्छा फिर से
आई होप और स्ट्रक्चर सेट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ऐसा ही कर देता हूँ। अच्छा, जो इसमें सबसे पहला वाला फॉर्म है उसका नाम तो ऑलरेडी पता है तुम लोग को, चेयर फॉर्म है उसका नाम, है ना? चेयर। ये जो प्लेन वाला- जैसा दिख रहा है उसका नाम पता है क्या है? फिश। प्लेन। हाफ उसका नाम लेट्स से हाफ चेयर है ना? हाँ हाँ, उसका नाम हाफ चेयर है। और जो नेक्स्ट वाले का नाम है वो ट्विस्टेड बोट है। बोट को मैंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है, सो ये ट्विस्टेड बोट है। ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला फॉर्म क्या है? बोट। बोट है ना? और फिर यहाँ ये फिर से बन जाएगा ट्विस्टेड बोट, और यहाँ ये फिर से क्या बन जाएगा? हाफ चेयर। और हाँ। लास्ट तक आते आते फुल देखो ये चेयर। फिर से कुछ ऐसा फॉर्म बन सकता है जिसको वापस मैं क्या बोल सकता हूँ? वापस से ये चेयर फॉर्म बन जाएगा, है ना? सो इट अगेन इट इज C1 C2 C3 C4 C5 C6। तो बाकी दो नहीं ड्रॉ करूंगा चलेगा भाई? ट्विस्टेड बोर्ड एंड हाफ चेयर वापस से वैसा ही होता हाँ है ना? सर। बीच में जो छोड़े वो बोट और ये चेयर है ना? हाँ, ट्विस्टेड बोर्ड एंड हाफ चेयर है। हाँ सर। नाउ यहाँ मेरे पास डू यू थिंक पहला वाला चेयर फॉर्म और लास्ट वाला जो चेयर फॉर्म है उनका एनर्जी सेम ही रहेगा क्या? हाँ सर, होना तो चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। डू यू थिंक जो पहला वाला हाफ चेयर है और दूसरा वाला हाफ चेयर है उसका एनर्जी सेम होगा? हाँ एंड दोनों ट्विस्टेड बोट का एनर्जी भी सेम होगा क्या? बिल्कुल होना चाहिए, है ना? yes, sir. Here most stable form is chair form and most unstable form is half chair form. Then twisted boat is more stable than that of boat form, and then it has its mirror image. सर हाफ चेयर के बाजू में क्या लिखा है? हाफ चेयर के बाजू में लिखा है ट्विस्टेड बोट। अब वो बोर्ड भूल दो बार ट्विस्टेड ट्विस्टेड लिख ट्विस्टेड लिख दिया। दिया मैंने, इसलिए वो ज्यादा ही ट्विस्ट कर दिया मैंने उसको। रुको, है ना? सो ये ट्विस्टेड बोट है। सर ये ई क्या है? ई, वायर। लेट्स से एनर्जी, एनर्जी ये पीई लिख लेते हैं, ऐसा पोटेंशियल एनर्जी, है ना? तुम लोग चाहो तो इस डायग्राम को बहुत ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा डायग्राम मैंने तुम लोग को जो पढ़ने के लिए इमेज भेजी है उसमें डायग्राम है, तो और 2 मिनट सर ऑलमोस्ट बना लिया। और उसमें तो वो सब भी दिया है कि किसमें कितना एनर्जी गैप है ना? इस डायग्राम से हाल फिलहाल इतना तो समझ में आ रहा है कि चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है एंड हाफ चेयर मोस्ट अनस्टेबल है कि नहीं है? हाँ क्या सर? कुछ नहीं बेटा, है ना? सर अरे हाँ, ये डायग्राम बाद में भी ड्रॉ कर लोगे कि नहीं? स्पेस छोड़ दो उसके लिए चाहो तो। सर सर चेयर और बोट कहाँ है? चेयर एंड बोर्ड कहाँ पर है सर ये ग्राफ में? अरे कैसी बातें कर रहा सर बस आपने हाफ और ट्विस्टेड के लिए बनाया ये ग्राफ। है? नालायक, इधर देखो। यहाँ ये चेयर फॉर्म यहाँ नहीं है, देखो ये इसको मैं बोल सकता हूँ चेयर फॉर्म। देखो चेयर है इसके नीचे, है कि नहीं है? अच्छा अच्छा, ओके। फिर इसके नीचे बोट है कि नहीं है ग्राफ में? हाँ सर समझा। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? चेयर। भाई
इस ग्राफ को पढ़ सकता है कि नहीं? तो हाँ सर। बहुत अच्छा बच्चा। आई होप ये ग्राफ तुम्हारा ड्रॉ होके होने वाला है। हाँ सर, हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा। सो यहाँ एक स्टेटमेंट ऑब्वियसली हम लोग लिख सकते हैं, चेयर फॉर्म is generally most stable and half chair is most unstable। भाई ऐसा ग्राफ से दिख भी रहा है हम लोग, है ना? सिमिलरली यहाँ जो हाफ चेयर या ट्विस्टेड बोट एंड बोट में भी कुछ एनर्जी का डिफरेंस है, इसके लिए भी लिख लेते हैं हम लोग। ट्विस्टेड बोट is more stable than twisted boat is more stable। जैसे चाहो तो कुछ उस पॉइंट्स लिख लो, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है ना। सो ट्विस्टेड बोट इज फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म ड्यू टू लेस फ्लैग पोल रिपल्सन। समझाता हूं क्या है ये फ्लैग पोल रिपल्सन। सपोज इफ यू सी लेट्स से द बोट फॉर्म, here boat form is let's say something this symmetrical structure and as per twisted boat is concerned, इस बोट को थोड़ा सा हम लोगों ने ट्विस्ट कर दिया है ना। ऐसा ही है, एक मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया है बोट को, तो एक बोट है और एक मेरे पास ट्विस्टेड बोट है। बोट फॉर्म में भी एक हाइड्रोजन ऐसा रहने वाला है, एक हाइड्रोजन ऐसा रहने वाला है, इसमें भी हाइड्रोजन ऐसा और इसमें भी हाइड्रोजन ऐसा रहने वाला है ना। सेम अगर मैं और दो हाइड्रोजन ड्रॉ करूं इसके, तो एक हाइड्रोजन इसका ऐसा है, एक हाइड्रोजन इसका ऐसा है, सेम इसके लिए भी हाइड्रोजन ऐसा और हाइड्रोजन ऐसा है कि नहीं है? हाँ सर। As per interaction is concerned, here you can imagine flagpole repulsion means, do you think ये एक हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसमें ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो कहीं दिख रहा है फ्लैगपोल रिपल्सन बोट फॉर्म में? यस दोनों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड पास पास में आ गया है उसमें, है ना। हाँ। और ट्विस्ट करने की वजह से वो दोनों हाइड्रोजन दूर दूर चले गए, है ना। हाँ। तो यही लेट्स से फ्लैगपोल रिपल्सन है ना। समझ लिया क्या है फ्लैगपोल रिपल्सन? लास्ट लाइन क्या बोलेंगे? ड्यू टू लेस फ्लैगपोल रिपल्सन, तो फ्लैग झंडा, पोल डंडा और रिपल्सन झंडे के डंडे का रिपल्सन है ना। समझा? सर फिर नहीं समझ रहा। अरे भाई जान ले लेगा तो। So, यहाँ दो हाइड्रोजन है जो 1,4 पोजीशन पे अटैच हैं, उसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्सन है कि नहीं है बोट फॉर्म में? अबे दो येलो से शेड करके दिखाया भी ना लाइक। हाँ सर, तो उसमें नहीं है, दूसरे वाले में सर बोल। दूसरे में नहीं है, तो दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल है ना। अच्छा थर्ड और पॉइंट हम लोग लिखते रहते हैं सर। थर्ड पॉइंट इज in the case of 1,4 cyclohexane diol, in the case of 1,4 cyclohexane diol, boat form is found to be
is found to be, most stable. Boat form is found to be, most stable. और उसका हम लोग रीजन भी समझ लेंगे. देखो यहाँ, in the case of boat form of this compound, ये बोट बन गया. In the case of boat form of this compound, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड. बहुत ही अच्छा बच्चा है. यहाँ एक OH एंड OH है. ऑब्वियसली यहाँ हाइड्रोजन है एंड अनदर हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. क्या क्या यहाँ इंट्रा हाइड्रोजन का और इसका. अबे नालायक, O पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, H पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं. So the C1, C2, C3, C4, C5, C6. तो सिर्फ समझाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन में बोट फॉर्म भी सबसे ज्यादा स्टेबल हो सकता है. बच्चे ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं तुम लोगों के? नहीं सर. हाँ सर. डन. एक सेकंड सर सिर्फ लास्ट डायग्राम बाकी है. सर एक मिनट. सर और भी पॉइंट्स है? हाँ हाँ, बहुत ही पॉइंट है तो दुनिया में. चलो नेक्स्ट में. सर लिख लिया. Fourth point is in substituted cyclohexane, bulkier group should not be placed at axial position of chair form. In substituted cyclohexane, bulkier group should not be placed at axial position of chair form, as it has 1,3 diaxial interaction. क्या है इसका मीनिंग अभी समझ लेंगे हम लोग. फॉर एग्जाम्पल, if it is suppose methyl cyclohexane means, let's say मेरे पास एक मिथाइल यहाँ कनेक्टेड है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. सो मेरे पास दो चॉइस है. मिथाइल को मैं एक्सियल पोजीशन पे भी पुट कर सकता हूँ, और डू यू थिंक मिथाइल को मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी पुट कर सकता हूँ? हाँ बच्चों, ऐसा ही कुछ होगा कि नहीं? सेवा रिपीट कीजिएगा, क्या बोला आपने? नहीं करूंगा ना, लेकर छोटी छोटी चीजें रिपीट कराता तू. फिर लास्ट सेंटेंस एक. मैं बोल रहा था कि यहाँ मेरे पास दो चॉइस है. आइदर आई कैन पुट कि भाई ये जो मिथाइल है उसको मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे पुट कर लूं, या मेरे पास चॉइस है कि मैं मिथाइल को एक्सियल पोजीशन पे पुट कर लूं.
हाँ ये सर। दो ही तो पोजीशन होती है इसमें। हाँ तो यहाँ मैं चेयर फॉर्म बनाया और ऐसा ही दूसरा भी चेयर फॉर्म यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये दूसरा चेयर फॉर्म। तो मिथाइल मिथाइल को मैं एक्सियल पोजीशन पे भी पुट कर सकता हूँ और मैं इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी पुट कर सकता हूँ। काउंटिंग भी कर लें। सपोज ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये लेट्स से C4 है, ये C5 है, ये C6 है, C1 है, C2 है, C3, C4, C5, C6। अच्छा यहाँ मैटर करने वाला है कि मैं C1 किसको नाम दूंगा चेयर फॉर्म में या नहीं साइक्लोहेक्सेन में? नहीं बस सर। सबके सब पोजीशंस तो इक्विवेलेंट ही है कि नहीं है इसमें? हाँ सर है। Yes, हाँ sir. सर। अच्छा चलो, एक मेरे पास चॉइस है कि लेट्स से मैंने मिथाइल को ना, एक मेरे पास चॉइस था कि लेट्स से मैंने मिथाइल को यहाँ पुट कर दिया है लेट्स से एक्सियल पोजीशन पे, और यहाँ मैंने मिथाइल को पुट कर दिया है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। दोनों पोजीशन समझ में आ रही है तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ मैंने एक्सियल पोजीशन पे पुट कर दिया था। एक्सियल पोजीशन पे ऑब्वियसली यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, यहाँ हाइड्रोजन एटम है, यहाँ हाइड्रोजन एटम है, और सेम मेरे पास यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। या सुनो, यस। अच्छा साइमल्टेनियसली डू यू थिंक मेरे पास यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है इनके एक्सियल पोजीशंस पे 1,5 पे? हाँ सर। अच्छा, मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज अगर मैं सपोज इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्पर्जन समझ लें, तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिथाइल का देखो ऐसा रहने वाला है कि नहीं? हाँ सर। Sir. यस बोलो। यस सर बोला सर। अच्छा यस बोल सर रहा अगर था। हम लोग 5 के ऊपर एक्सेल बनाएंगे सर तो कोई भाई क्लाउड नहीं आना चाहिए ना? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टेक्निकली सारे पोजीशंस इक्विवेलेंट ही हैं। जैसा 1 में बना रहा हूँ वैसा ही 5 है ना? वो तो मेरी ड्राइंग पे डिपेंड कर रहा है बस, है ना? बड़ा अदरवाइज वो Yes, सारे sir. पोजीशंस इक्विवेलेंट ही हैं। हाँ हाँ सर, इक्वल। सो डू यू थिंक ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे? हाँ सर। इसी इंटरेक्शन का नाम 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन है ना? 1,3 पोजीशन पे 1,3 पोजीशन पे जो दोनों डाइएक्सियल हैं वो सिस है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो दोनों सेम साइड पे आ रहे होंगे, और दोनों अगर सेम साइड पे आ रहे होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। या सुनो, तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होने वाला है, जल्दी से बता सकते हो क्या मुझे? राइट वाला। सर राइट वाले इक्वेटोरियल। में जिसमें मिथाइल वो प्लेन से मतलब उस रिपल्सन रीजन से ही बाहर चला जाता है नहीं? हाँ तो एक सर। में मैंने उसको इक्वेटोरियल पोजीशन में पुट किया हुआ है, एक में मैंने एक्सियल पोजीशन पे पुट किया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट वाला फॉर्म है, इट इज रिलेटिवली अनस्टेबल, एंड दिस फॉर्म इज फाउंड टू बी लेट्स से मोर या मोस्ट स्टेबल, इट इज फाउंड टू बी मोर स्टेबल। तो ये कौन से स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करना चाहेगा, फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में? सेकंड। सेकंड वाले में एग्जिस्ट करना चाहेगा। ऐसा लिख के हो गया है क्या? नहीं। जल्दी से लिख डालो ऐसा। जिन बच्चों को उसका रिपल्सन नहीं दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा एक डायग्राम देखो, ड्राइंग सब ड्राइंग का ही कमाल है ये सब, है ना? देखो अब दिख गया यहाँ रिपल्सन, है ना? अब दिख गया? देखो उसके साथ भी रिपेल कर रहा है। सर एक ही मिथाइल ग्रुप है? हाँ अरे एक ही मिथाइल तो है। नहीं मुझे लगा डाई एक्सियल लिखा था ना ऊपर, तो मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है, मुझे लगा एक और लाइन। अबे डाई का मतलब होता है नालायक, एक 1 का एक्सियल, एक 3 का एक्सियल। हाँ सर समझा। जल्दी से लिख डालो भाई, फोड़ दो उसको।
हो गया देखा? सर। तो मुझे बल्कियर ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस करना चाहिए, वही उसकी सबसे अच्छी जगह है। जैसा फिफ्थ पॉइंट में क्या है? इफ वी हैव टू कंपेयर, लेट्स से सपोज हीट ऑफ combustion, if we have to compare, let's say heat of combustion, first one, let's say मेरे पास heat of combustion कंपेयर करने के लिए एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, एंड सिमिलरली एक ये कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है। इसमें मुझे हीट ऑफ कंबसन कंपेयर करना है, एंड सिमिलरली एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, एंड इसी में लेट्स से एक ये कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है। ऑब्वियसली ये मेरे पास सिस है, ये ट्रांस है, ये है, और ये लेट्स से ट्रांस है। फर्स्ट वाले केस में, अच्छा जस्ट रिमेंबर, हीट ऑफ कंबसन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। हाँ सर, तो सिस ज्यादा स्टेबल है, तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस से, या डिपेंड्स? सर ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, सॉरी सर, ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना। देखो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता दुनिया, है ना? अब देखेंगे। जैसा सिस और ट्रांस दोनों के कोरस्पॉन्डिंग तुम लोग चाहो तो उसका चेयर कन्फर्मर ड्रॉ करने की कोशिश करो। जैसा इस वाले केस में ये 1,2 सिस के लिए शायद हम लोगों ने देखा भी है। 1,2 सिस के लिए डू यू थिंक, चलो एक को तो मैं एक मिथाइल को मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाल भी लूं, डू यू थिंक दूसरे को मुझे एक्सियल पोजीशन पे डालना पड़ेगा सिस के लिए? हाँ सर। और ट्रांस के लिए ये ऐसा हो सकता है क्या कि मैं दोनों के दोनों को इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाल दूं? दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, जल्दी से बता दो, जिसमें दोनों ही बल्कियर ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोग पुट कर सकते हैं, है ना? हाँ सर। वाला सो ये मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, ये है एक्सियल इक्वेटोरियल और ये है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। सो इसमें इक्वेटोरियल वाला ज्यादा स्टेबल है, उसका हीट ऑफ कंबसन कम हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? दूसरे वाले केस में भी स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ करके देख लो भाई। शिखर, अगर हम लोग दो डाइएक्सियल पे क्यों बनाएंगे भाई? डाइएक्सियल पे बनाने से तो अनस्टेबिलिटी आएगी। अच्छा ठीक है सर। अच्छा इस वाले केस में 1,3 सिस है, 1,3 सिस मैं ऐसा बना सकता हूँ क्या, 1 पे इक्वेटोरियल डाल दिया और मैं 3 पे भी इक्वेटोरियल डाल दूं। देखो ऐसा 1,3 अगर मेरे पास ट्रांस अगर है तो 1 पे अगर मैं इक्वेटोरियल डाल दूं तो मुझे डू थिंक 3 पे तो पक्का पक्का एक्सियल डालना ही पड़ेगा। तो इस वाले के इक्वेटोरियल पे जा सकते हैं और ये एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पे जाएगा। आई होप तुम लोग समझ पा रहे हो कि सेकंड वाले केस में कौन ज्यादा स्टेबल है, सिस की ट्रांस? सेकंड वाले केस में सिस ज्यादा स्टेबल है ट्रांस से, ज्यादा स्टेबल है, मतलब सर ट्रांस का हीट ऑफ कंबसन। कैसे बहक रहे हो तुम लोग नालायक? तो हीट ऑफ कंबशन ट्रांस का ज्यादा होगा, हीट ऑफ कंबसन ट्रांस का ज्यादा होगा। बट अगर दोनों के दोनों बल्कियर ग्रुप हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे पुट कर पाते हैं, इट विल बी स्टेबल।
बच्चों ये समझ में आ गया है तुम लोगों को कि नहीं? Yes, और लिख भी लिया है क्या? ऐसा ही अपने आप से हाँ। 1,4 भी कर लोगे कि नहीं कर लोगे? मैं जैसे ये हाँ। 1,2 1,3 के लिए मैंने करके दिखा दिया है ना। 1,4 1 के जैसा हो जाएगा, है ना। ये 5th पॉइंट लिख लिया? नहीं सर। हाँ सर। जल्दी से लिख डालो भाई। सर आराम से लिखो, ऐसे भी बोला करो कभी। हाँ सर, अच्छा लगता है सर थोड़ा। अनफॉर्चुनेटली होगा क्या ना, अगर तुम लोग धीरे धीरे लिखते रहोगे तो मैं तुम्हारा सिलेबस थोड़ा कट करना स्टार्ट कर दूंगा और तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा। हमारे पास बुक ही नहीं, क्या पता चलेगा सर हाँ, कौन सा पोर्शन कट गया कौन सा बचा। भाई मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को पता भी नहीं हाँ चलेगा। सर। फॉर एग्जाम्पल अभी जो 5 पॉइंट लिए हैं उसमें से अगर मैं 2 नहीं भी लिखाता तो भी पता नहीं चलता तुम लोगों को। सर पता एग्जाम के टाइम चलता है सर, क्या उड़ हाँ गया सर, क्या डायरेक्ट ऐसा मतलब तो सर असाइनमेंट्स करते ना तभी पता चल जाता है। चलो ये 5th लिख के हो गया है क्या? हाँ सर। सर अभी काट देना सर 2 6th वाले केस में ड्यू सर टू, पॉइंट मत काटना सर एक भी। बस तुम लिखते जाओ। ड्यू टू रिंग फ्लिपिंग 1 chair form can convert into another। हमसे ऐसा हुआ था कि नहीं, हम लोग ग्राफ में भी देखा था, तो एक चेयर फॉर्म दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था वो, है ना। ग्राफ में भी था कि नहीं? हाँ सर फ्लिपिंग 1 chair form can convert into another chair form। तो जो एक चेयर फॉर्म था वो दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना था। एंड during this interconversion, axial and equatorial positions are exchanged due to ring flipping। 1 chair form can convert into another chair form, but होता क्या है, during this interconversion axial and equatorial position exchange हो जाते हैं। For example, suppose ये let's say एक चेयर फॉर्म है, ड्यू टू रिंग फ्लिपिंग एक चेयर फॉर्म लेट्स से ऐसा दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। बच्चे समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये लेट्स से इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिंग फ्लिपिंग है। अगर मैं यहाँ इमेजिन कर लूं कि भाई यहाँ सपोज एक ग्रुप अटैच था, लेट्स से ग्रुप जी यहाँ अटैच है, एक ग्रुप यहाँ जी अटैच है और यहाँ भी एक ग्रुप जी अटैच है। ये दोनों कौन सी पोजीशन पे है, एक्सियल की इक्वेटोरियल? एक्सियल। ये एक्सियल पे है। जब ये रिंग फ्लिपिंग होता तो यहाँ ये जी और सिमिलरली लेट्स से यहाँ जो जी है वो कौन से पोजीशंस पे आ गए हैं, देखो। सॉरी ये ऐसा तो नहीं दिखाना चाहिए था ड्रॉ, ये मुझे ऐसे ड्रॉ करना चाहिए, जी था, है ना। तो ये दोनों इक्वेटोरियल पे आ गए, है ना। तो ड्यू टू रिंग फ्लिपिंग एक चेयर फॉर्म दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, बट इसके जो लेट्स से सपोज एक्सियल पोजीशन थे वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो गए। बस एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन एक्सचेंज हो जाते हैं। ये सपोज रिंग फ्लिपिंग का आई कैन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सो इफ let's say if this G is hydrogen, can we say equilibrium constant will be equal to 1?
भाई अगर सब जगह हाइड्रोजन 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 ही है तो कौन सा एक्सियल कौन सा इक्वेटोरियल है ना। और अगर ये लेट्स से इंस्टेड ऑफ दिस सपोज अगर ये मिथाइल होता, कैन यू सजेस्ट मी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू विल बी लेस देन 1 कि मोर देन 1? जल्दी से बता दो। मोर देन 1, क्योंकि एक्सियल पे तो वो अनस्टेबल हो जाता। सेम सपोज अगर ये कुछ टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप हो जाए तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? लेस देन 1। अच्छा नालायक, सर ग्रेटर ही मोर होगा। देन 1 है ना, मच मोर देन 1 इसलिए होगा क्योंकि जब वो दोनों बल्कियर ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे होंगे तो वो ज्यादा रिपेल करेंगे एक दूसरे को। हम समझ में आ रहे हैं? हाँ अच्छा, अब अगर यहाँ ये OH हो जाए तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? लेस देन 1। लेस तब वो लेस देन 1 हो जाएगा। क्यों लेस देन 1 हो सकता था? हाइड्रोजन सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता डाइएक्सियल में। सिमिलरली सपोज अगर ये जो G है लेट्स से वो क्लोरीन है, या सपोज ये G अगर ब्रोमीन है, यहाँ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सपोज K1 है और यहाँ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सपोज K2 है। कैन यू सजेस्ट मी आउट ऑफ K1 एंड K2 किसका वैल्यू ज्यादा होगा? सर K2। हाँ होना तो चाहिए था बट K1 मोर देन K2 हो जाता है। उसका रीजन हम लोग समझ लेंगे अभी। ओके। बेटा 6 पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग डायग्राम ड्रॉ होके हो गया है क्या तुम लोगों का? हाँ सर। यस सर। हो गया। बहुत ही अच्छे बच्चे हो तुम लोग। कौन ज्यादा बल्कियर ग्रुप है? क्लोरीन ज्यादा बल्कियर ग्रुप है कि ब्रोमीन ज्यादा बल्कियर ग्रुप है? ब्रोमीन। 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 तो टेक्निकली किसमें ज्यादा रिपल्सन होना चाहिए, क्लोरीन में कि ब्रोमीन में? ब्रोमीन। ब्रोमीन में। अब देखो यहाँ क्या हुआ है भाई ऐसा। अगर मैं यहाँ एक बना लेते हैं सपोज ये एक चेयर फॉर्म है एंड सिमिलरली ये एक चेयर फॉर्म है। इन द केस ऑफ क्लोरीन लेट्स से ये मेरे पास एक क्लोरीन सपोज लेट्स से मेरे पास यहाँ है, यही होगा बेटा क्लोरीन ऐसा सपोज। एक हाइड्रोजन सपोज मेरे पास यहाँ है, ये भी लेट्स से मेरे पास क्लोरीन है। या सुनो ब्रोमीन लेट्स से यहाँ मेरे पास ब्रोमीन है, यहाँ मेरे पास ब्रोमीन है और यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन है। मैंने डेलिबरेटली ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो बड़ा बनाया है। क्यों बड़ा बनाया होगा उसका बॉन्ड? पता नहीं क्योंकि इसका बॉन्ड बड़ा है ना। ओके। क्लोरीन में इट इज 2p 3p ओवरलैपिंग और ब्रोमीन में इट इज 2p 4p ओवरलैपिंग। हाँ भाई, जैसा ये जो ओवरलैपिंग है कार्बन के साथ वो 2p 3p ओवरलैपिंग है और ये कार्बन के साथ 2p 4p ओवरलैपिंग है कि नहीं ऐसा? हाँ सर। अच्छा, तो अगर हम लोग पुअर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की वजह से उसका बॉन्ड लॉन्गर होगा कि नहीं होगा? हाँ। अच्छा देखो क्लोरीन का साइज सपोज ऐसा मैं बना लेता हूँ सेम एज क्लोरीन का साइज। यहाँ ब्रोमीन का साइज ऑब्वियसली उससे बड़ा है ना, है कि नहीं है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज हाँ सर। क्लोरीन के कंपैरिजन में। बट अगर यहाँ लेट्स से मैं साइमल्टेनियसली उनके कोरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन का साइज भी ड्रॉ करूं तो हाइड्रोजन का साइज भी कुछ तो होगा ही भाई ना। बेटा किसमें ज्यादा रिपल्सन, हाँ किसमें ज्यादा रिपल्सन, ब्रोमीन। किसमें ज्यादा रिपल्सन हो रहा है? हाइड्रोजन।
भाई हाइड्रोजन क्लोरीन एकदम पास पास में है, और ब्रोमीन तो हाँ। यू नो ड्यू टू लॉन्गर बॉन्ड वो बाहर चला गया है ना। सर बट ब्रोमीन थोड़ा बहुत टच कर दे रहा है। अब थोड़ा बहुत लो, ये तो डायग्राम ड्रॉ कर देंगे ऐसा, देखो अब ये टच नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत भी है ना, कम टच कर रहा है ना। हाँ सर। सो कई बार बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर भी डोमिनेट कर सकता है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? हाँ सर बहुत ही अच्छे बच्चे हो। सो एज पर साइक्लोहेक्सेन्स के कन्फर्मर्स आर कंसर्न, वो काफी पढ़ लिया है हम लोगों ने। हम लोग और कंपाउंड के कन्फर्मर्स पढ़ते हैं अभी जल्दी से। हो गया सर। ओके, लिख के भी हो गया है, फोड़ भी दिया तुम लोगों ने। हाँ हाँ हाँ। ओके बढ़िया। नेक्स्ट में 1 मिनट से बता सकते हो। अभी लिख के हो गया है क्या? हाँ सर हो गया। ओके, नेक्स्ट में इफ यू सी लेट्स से कन्फर्मर्स ऑफ, चलो भाई इस गरीब स्ट्रक्चर के लिए भी देख लेते हैं। साइक्लोप्रोपेन, कन्फर्मर ऑफ साइक्लोप्रोपेन। इफ यू रिमेंबर एज पर साइक्लोप्रोपेन इज कंसर्न, यहाँ एक सपोज कार्बन एटम है, यू कैन इमेजिन दिस में बी अनदर कार्बन एटम हियर एंड दिस में बी अनदर कार्बन एटम हियर। ये यू नो साइक्लोप्रोपेन है। जैसे साइक्लोप्रोपेन के लिए कंफर्मली कैन बी इमेजिन कि भाई इसके कुछ बॉन्ड्स, लेट्स से दिस बॉन्ड गोइंग इनसाइड द सरफेस ऑफ बोर्ड, you can imagine this bond going inside the surface of board and this bond going inside the surface of board, and this bond may coming outward from the plane of ये लेट्स से हाइड्रोजन प्लेन से बाहर आ रहा है, this hydrogen coming outward and let's say this hydrogen may coming outward। तो यही है ना, इस साइक्लोप्रोपेन के 3 कार्बन तो पक्का पक्का एक ही प्लेन में रह सकते हैं, तीनों के तीनों कार्बन। yes, कोई भी हाइड्रोजन फिर उसके प्लेन में नहीं रहेगा, है ना। सो ऑब्वियसली ओवरऑल स्ट्रक्चर इज फाउंड टू बी नॉन प्लेनर। मोर इंपोर्टेंट थिंग इज यहां भी हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, लेट्स से इन 2 कार्बन के बीच में एक सॉलिड डिस्क है ना, इन दोनों कार्बन के बीच में लेट्स से एक सॉलिड डिस्क है, एज्यूमिंग ये C1 कार्बन है, ये C2 कार्बन है और ये C3 कार्बन है। सेम सॉलिड डिस्क हम लोग यहां इमेजिन कर लेते हैं और सॉलिड सा बना देते हैं इसको। ये सॉलिड डिस्क है, फ्रंट में कौन सा वाला कार्बन है इसमें भाई? C1 है, और ये C1 कार्बन के जो 3 बॉन्ड्स हैं, C1 कार्बन के लेट्स से जो 3 बॉन्ड्स हैं, हम लोग ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं क्या? ये H यहाँ है और लेट्स से ये H यहाँ है, या सुनो ये C1 कार्बन, C1 कार्बन यहाँ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है भाई, देखो C3 कार्बन से, या सुनो। और C3 कार्बन का भी एक बॉन्ड लेट्स से यहाँ ऐसा है, और C3 कार्बन के लिए भी एक बॉन्ड लेट्स से ऐसा है। C3 डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? C2 और C1, C2 एंड C1 से। तो C2 से अगर जुड़ा है तो वो कुछ ऐसा ही जुड़ा होगा क्या भाई? C2 इसके एग्जैक्टली पीछे आ जाता, इट विल बी C2 का हाइड्रोजन हेयर एंड C2 का ये वाला हाइड्रोजन हेयर, आना ही पड़ेगा उसको एग्जैक्टली पीछे। अगर C2 एग्जैक्टली पीछे है और ये अगर C1 है तो अभी कुछ ऐसा ही रिंग बनेगा इसके अंदर कि नहीं? हाँ सर। अच्छा अच्छा, यहाँ कुछ इस टाइप का फ्री रोटेशन पॉसिबल है क्या अबाउट दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड? yes, sir. पॉसिबल है उसके बाद रोटेशन?
मतलब जैसा ये मेरे पास अभी एक्लिप्स स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपेन में, ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के ऊपर एक्लिप्स स्ट्रक्चर है, इसको मैं स्टैगर्ड बना सकता हूं क्या भाई लोगों? उस एक्लिप्स नहीं। को मैं स्टैगर्ड बना सकता हूं क्या? नहीं। हाँ सर हो पाएगा। हाँ पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर है। अच्छा नालायक, अबे दिखाता हूँ, देखो ये मैं जानबूझ के पूछता हूँ जिससे गाली दे पाऊं बाद में, रुको अभी दिखाता हूँ। सर ऐसे भी दे सकते हैं सर, पूछ के बेइज्जती करने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है। सो ये देखो, सपोज अगर मैंने C2 पीछे से ऐसा बना दिया और C1 मैंने ऐसा बना दिया, यही होगा ना स्टैगर्ड में? स्टैगर्ड हाँ में सर। ऐसा ही हो हाँ सकता है। सर। लेट्स से मैं इसकी ग्रीन बॉन्ड ऐसे बना दूं, या सुनो सर नहीं अच्छा समझा वापस। भाई, अबे ये बच्चा गाली खाएगा, देखो है ना, यो जी। रुको है ना, ये देखो ऐसा सपोज स्टैगर्ड बनाते समय ना, ये बॉन्ड स्टैगर्ड बनाते समय ऐसा होगा कि नहीं C1 एंड C2? हाँ सर, लेकिन C3 भी तो कॉमन होना चाहिए। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब तो मैंने मना किया था सर, आपने वो सुना ही नहीं। नहीं मैंने सुना था, बट मैं चाहता था कि कोई दूसरा बच्चा गलत बोले, है ना। सो ये C3 है और ये भी C3 है, भाई ऐसा नहीं हो सकता है ना, दोनों C3 को एक ही कार्बन होना पड़ेगा, है ना। हाँ सर। तो कैन वी से इसमें स्टैगर्ड नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ एक्लिप्स ही होगा, है ना। तो ये अनस्टेबल ही रहेगा। और यहाँ इवन हाँ। पार्शियल रोटेशन और ट्विस्टिंग भी फिजिबल नहीं है ना। कुछ पॉसिबल नहीं है। रहते हैं क्या आपको So, पता है? ट्रायंगल स्ट्रेन भी है इसके पास तो। अरे बहुत सारे स्ट्रेन है, तो इसमें लिखते हैं, चलो साइक्लोप्रोपेन इज अनस्टेबल। Cyclopropane is unstable in comparison to cyclohexane. Cyclopropane is unstable in comparison to cyclohexane, due to one is angle strain. Angle strain पढ़ा था कहीं ऐसा? इसमें 60 हाँ डिग्री सर, का पढ़ा एंगल था बनता बहुत है। पहले सर, जूनियर। बहुत ही पहले, 2 साल पहले थोड़ी पढ़ा, नाला कोई पहले पढ़ा है। सो इट इज एंगल स्ट्रेन। सेकंड इज इट हैज मोर torsional strain and it has more steric strain. टॉर्सनल स्ट्रेन होता था बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन, स्टेरिक स्ट्रेन होता था बल्कियर ग्रुप्स के बीच का रिपल्सन, एंगल स्ट्रेन होता था बॉन्ड पेयर जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड से जो ट्रायंगल या हेक्सागन बना रहे थे उनके बीच का रिपल्सन। आई होप ये तुम लोग को समझ में आ रहा है। हाउ द स्टेरिक स्ट्रेन कम्स हियर। भाई ये जो ब्लैक दिखाया हुआ है 2 हाइड्रोजन के सराउंडिंग में, उसी को स्टेरिक स्ट्रेन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच का रिपल्सन, हाइड्रोजन एटम्स के बीच का रिपल्सन, है ना, वही स्टेरिक स्ट्रेन है। तो ये समझ लिया भी, साइक्लोप्रोपेन में कोई कन्फर्मर नहीं होगा। मुझे पता था शिखर तू ये क्वेश्चन पूछेगा। स्टेरिक स्ट्रेन मैंने बता दिया था, एंगल स्ट्रेन बता दिया था, एक स्ट्रेन नहीं बताया था मैंने अभी हाल फिलहाल। कौन सा नहीं बताया था? टॉर्शनल। वही उसने पूछा है ना। भाई ये सब डेफिनेशन अच्छे से लिखाया है। टॉर्सनल स्ट्रेन होता था जो CH बॉन्ड के बीच का रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर के बीच का। आपने जब वो थीटा वाला करवाया था ना, तो तभी बता। हाँ, तब दोनों डेफिनेशन लिखा है, टॉर्सनल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन, है ना। एंगल स्ट्रेन नहीं करा ना? था तू तो मार खाएगा ना। इसमें बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर के रिपल्सन को हम लोग एंगल स्ट्रेन बोलते हैं, है ना। अच्छा। और ये सब सिखाया है बेयर्स एंगल स्ट्रेन थियरी, GOC नाम का चैप्टर। उसको व्हाट्सएप करो सर, गालियां। अच्छा,
ये हो गया। हाँ चलो, सो साइक्लोप्रोपेन लेट्स से और साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। द नेक्स्ट टॉपिक इज यू कैन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नेक्स्ट क्लास। नहीं नहीं नहीं, देखो पढ़ रहे हैं ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिर So, next geometrical आप isomers लोग में- होगा नहीं। you know compounds having geometrical isomer के लिए compounds having same molecular formula and same structure. Geometrical isomer means compounds having same molecular formula and same structure. जगन्नाथ बेटा, इस चैप्टर को खत्म होने के लिए और बहुत सारे पेजेस लगेंगे, लिखते जाओ, नोटबुक भर जाए तो दूसरे नोटबुक में कंटिन्यू कर लेना, है ना। So compounds having same molecular formula and same structure but different, ऐसे लिख लेते हैं, different geometry. They having different geometry. So compounds having same molecular formula, same structure, but they having different geometry. They can be converted into each other. They can be converted into each other by exchanging substituents. They can be converted into each other by exchanging substituents around, let's say, same carbon. For example, जैसा if it is C double bond C, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ H and H, सेम, यहाँ CH3 है, यहाँ H, यहाँ CH3 है और यहाँ H। इन दोनों का सिमिलर ज्योमेट्री है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। So both are 2 butene and 2 butene only. है ना, both are 2 butene and 2 butene here. In this case, both bulkier group methyl present on the same side of carbon-carbon structure, and here both bulkier group present on the opposite side of carbon-carbon structure. Obviously, इनके नाम भी तुम लोग पहले से जानते हो, कभी पढ़ा है हम लोग ने ये सब। तो ये और ये लेट्स से ट्रांस है। डू यू थिंक अगर मुझे इसको एक दूसरे में कन्वर्ट करना है तो पक्का कोई बॉन्ड ब्रेक करना ही पड़ेगा मुझे। हाँ। और मैं जो सेकंड, इस पैराग्राफ का जो सेकंड लाइन है वो ये था कि अगर मैं CH3 को तोड़ के यहाँ लेके आ जाऊं और H को तोड़ के मैं ऊपर लेके चला जाऊं तो सिस एंड ट्रांस एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना। हाँ सर। बट उसके लिए मुझे सेम कार्बन के अबाउट जो बॉन्ड्स हैं, इस कार्बन के अबाउट बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे, है ना। So they can't be converted into each other without breaking any bond. ऐसा लिख के और समझ के हुआ है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर काफी पहले से हम लोग पढ़ते आते हैं, तो ये शायद रिलेटिवली आसान टॉपिक भी है ना। सिर्फ नाम अभी पढ़ा है ना सर। हाँ, इसलिए आसान लग रहा है ना। है नहीं आसान, है ना। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्लास पूरा लेक्चर हम लोग ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही पढ़ेंगे। अच्छा, बाय सर। अबे रुक जा, टाइम है मेरे पास सर, अभी। तो जो कंपाउंड ऑफ साइक्लोप्रोपेन था, चला भी गया। क्या आपने बोला नेक्स्ट क्लास सर। मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। 2-3 लोग तो चले ही गए।
कोई बात नहीं, आज मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा इसलिए। हाँ हाँ, ये लिखे हो? हाँ सर। So if you see properties of geometrical isomer, यस जगन्नाथ, तुम सही बोल रहे हो बेटा। अगर मैं उसको किसी एक कार्बन कार्बन बॉन्ड की डायरेक्शन से देखने की कोशिश करूंगा तो सिस मुझे एक्लिप्स के जैसा दिखाई देगा और ट्रांस मुझे स्टैगर्ड के जैसा दिखाई देगा। वेरी गुड सर एक बार पहले का स्लाइड करो। रुको एक मिनट। ये लेट्स से फर्स्ट प्रॉपर्टी, लेट्स से डाइपोल मोमेंट। इससे पहले का स्लाइड था मेरे पास ये वाला। सर ये 2 दिन आपने सुबह के लेक्चर कैंसिल किए होते तो सर। कौन सा सुबह का लेक्चर कैंसिल किया था? सर मंडे और ट्यूसडे सर। क्यों? सर तूफान था ना सर, मस्त ठंडा ठंडा सर, नींद आ रही थी। अबे नाले, कभी पिछले अब अगले 4 महीने ऐसा ही मौसम रहने वाला है तो? सर नेट इशू भी तो था सर 2 दिन। कोई नेट इशू नहीं था, मेरे घर पे सब चल रहा था। सर आपके घर पर मैंने कल रिचार्ज कराया सर 700 का। तो डाइपोल मोमेंट, कोई टेंशन नहीं लो, अभी तुम लोग कौन सी कमाई कर रहे हो, है ना। So properties of geometrical isomer, first is let's say dipole moment, और dipole moment में generally dipole moment of cis isomer, generally dipole moment of cis isomer is more than that of trans isomer. Generally, you know, dipole moment of cis isomer is more than that of trans isomer. For example, let's say if we have carbon and यहाँ let's say कुछ इस टाइप का, ये क्लोरीन है, another chlorine here, another chlorine and chlorine here, ये H है, और obviously let's say H and H. Chlorine is more electronegative than, you know, carbon, so direction of its dipole moment will be towards chlorine, and same in this case direction of dipole moment will be towards chlorine. Similarly, यहाँ जो direction of dipole moment है it is towards chlorine, और यहाँ भी जो direction of dipole moment है it is towards chlorine. So out of the cis and trans, ये मेरे पास cis वाला स्ट्रक्चर है और ये trans, दोनों में इसके किसका डाइपोल मोमेंट हायर रहने वाला है? cis वाले में ऑब्वियसली इसमें एडिटिव है और ट्रांस में सब्ट्रैक्टिव है, तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है एग्जैक्टली। यस नेक्स्ट वाले केस में ऐसा ही है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सिस का ही डाइपोल मोमेंट ज्यादा होने वाला है। फॉर एग्जांपल सपोज इस बार अगर मैं ये ले लेता हूँ, इट इज मिथाइल एंड हाइड्रोजन एंड लेट्स से Cl एंड H, इसको भी मैं सिस टाइप लिख सकता हूँ, एटलीस्ट दोनों हाइड्रोजन तो सेम साइड पे हैं ही, है ना। और इसको मैं लिख सकता हूँ H यहाँ है और यहाँ H है एंड यहाँ Cl है। दिस स्ट्रक्चर मे बी रिटन एज ट्रांस। फर्स्ट वाले केस में अगेन इफ यू सी, ये कार्बन के डायरेक्शन में है और ये भी कार्बन के ही डायरेक्शन में है। सेम लेट्स से यहाँ मेरे पास ये क्लोरीन के डायरेक्शन में है और ये मेरे पास लेट्स से क्लोरीन के डायरेक्शन में है। मिथाइल इज एक्टिवेटिंग एंड क्लोरीन इज डीएक्टिवेटिंग, यस और नो? हाँ सर। इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट विल बी हायर, सिस और ट्रांस? इसमें से ट्रांस का डाइपोल मोमेंट सिस से ज्यादा हो जाएगा, है ना। हाँ तो यूजुअली है ना, यूजुअली सिस हैज मोर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस, बस ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार ट्रांस का भी डाइपोल मोमेंट सिस से ज्यादा हो सकता है।
ऐसा लिख के हुआ है तुम लोगों का? यस सर। सर 2 मिनट। सेकंड हाँ सर लिख लिया। एक मिनट। नेक्स्ट इज melting and boiling point. Next property. Melting and boiling point. So you can say generally cis isomer has, can we say more, ये term let's say dipole interaction, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका डाइपोल इंटरेक्शन भी ज्यादा ही होगा कि नहीं? हाँ सर। है ना? सो जनरली cis isomer has more dipole interaction, more dipole interaction, and thus it has more boiling point. अगर ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो दो मॉलिक्यूल को सेपरेट करना भी डिफिकल्ट होगा। हाँ सर। So generally cis isomer has more dipole interaction and thus it has more boiling point, है ना? It has more boiling point, but trans isomer has more symmetrical structure. And it can be better packed in solid state. सर स्टार्टिंग में क्या लिखा है? जनरली हाँ सर, तो generally इसके बाद क्या लिखा isomer, generally cis isomer has more dipole interaction and thus it has more boiling point, but trans isomer has more symmetrical structure and it can be better packed in solid state and thus has more melting point. तो इसका melting point ज्यादा है ना? मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं इस वाले केस में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। जैसा फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल समझ भी लेते हैं। ये लेट्स से मेरे पास CH3 है एंड H and it is CH3 and H, it is cis isomer. ये CH3 and H है and it is H and CH3 है, ये इसका ट्रांस आइसोमर। तो एक मेरे पास लेट्स से सिस आइसोमर है, एक लेट्स से ट्रांस आइसोमर है। एज पर देयर बॉइलिंग पॉइंट इज कंसर्न, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सिस। ये 4 डिग्री सेल्सियस है और ये 1 डिग्री सेल्सियस है। सिमिलरली एज पर मेल्टिंग पॉइंट इज कंसर्न, या इसको हम लोग टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन बोल सकते थे, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज -139 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज -106 डिग्री सेल्सियस। हाँ। तो नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमर से रिलेटेड हम लोग 2 क्वेश्चंस करेंगे और एक Z एंड E नेमिंग है ज्योमेट्रिकल आइसोमर को लेके, वो खत्म कर डालेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर शायद हम लोग का फ्राइडे या सैटरडे है, कब है? फ्राइडे सुबह से फ्राइडे सर, सैटरडे सुबह। कभी तो है, हाँ सर सैटरडे को है। सर इस बार फ्राइडे को क्यों रखा? हाँ सर। टेस्ट हाँ यार, कुछ वो कई बार टाइम टेबल टीचर्स का सबका थोड़ा बड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। हर सारे टीचर एक दिन लेक्चर नहीं ले सकते ना, कुछ इधर उधर शिफ्ट करना पड़ता है मेरे टाइम टेबल के हिसाब से। हाँ सर। तो और तुम लोग के नंबर ऑफ लेक्चर्स भी बढ़ाने थे ऐसे करके, है ना मुझे। जैसे शायद हेमंत राय सर का तुम लोग का एक ही लेक्चर होता था, तो 2-2 लेक्चर में कंटिन्यूसली देने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को, है ना? हाँ तो इस बार केमिस्ट्री के तुम लोग के 4 लेक्चर होंगे शायद इस वीक में, है ना? केमिस्ट्री के 4 हैं, मैथ्स के कितने? 3 हैं? हाँ सर पता नहीं ठीक है, सर चार रिवीजन काउंट करके 5 होंगे फिर केमिस्ट्री के। हाँ, रिवीजन सर। काउंट करके तो है, रिवीजन काउंट करके 5 है, फिर मतलब है, मतलब ठीक ठाक नंबर ऑफ लेक्चर्स हो रहे हैं तुम लोगों के, है ना? मजा आ रहा है इसका मतलब। सर 4 to 6 से थोड़ा जल्दी करो ना टाइमिंग। अब तुम लोग के चक्कर में तो मैंने बाकी बैचेस का भी 4 to 6 कर दिया था, कहे कि तुम लोग का टेस्ट होगा 4:30 यार बट ग्रीन हाउस का तो 3:30 से 5:30 ही होता है। नहीं सर, टेस्ट वगैरह के नहीं, मतलब ऐसे जनरली। हाँ सर, मतलब आफ्टर टेस्ट पे। सर 2 to 4 बेस्ट टाइम है सर ये हाँ, जो सर। 5 चलेगा वो उठा के दोपहर को कर दो, ये बोल रहे सर। हाँ सर, वो 2 घंटा बस सर 2 to दोपहर 4 को ना का। सर हम लोग सो जाते हैं सर, पढ़ाई नहीं। हाँ सर, फिर वो बाद में उठ के सर। तुम लोग दिन में सोते हो? हाँ कभी सर, कभी। नींद आती है तो भी सर। रात को नहीं सोते ना, तो दिन में सोना पड़ता है अभी। सर ऐसे 4 के बाद, सर 4 को क्लास खत्म होता है तो पूरी इवनिंग ऐसे पढ़ने को हाँ। मिलती है, वो बेटर लगता है। हाँ जैसे आधा ऐसा पूरा सर, एक बार दोपहर के बाद का टाइम फ्री रहता था, मस्त, कभी भी लिंक कुछ कर सकते, फुल टाइम ही टाइम लगता है सर। 4 से 6 का क्लास होता है सर, टाइम ही नहीं है अभी कभी। एकदम और ऐसा लगता है सर। लेक्चर है, अच्छा ठीक है, चलो आफ्टरनून वेस्ट हो जाता है। सर अगले वीक में 2 to भाई 4। तुम लोगों को, हाँ तुम लोगों को देखो एक असाइनमेंट और करना है। एक तो मैंने तुम लोगों को भेजा है ब्लू हाँ हाउस सर, एक पे, पीडीएफ assignment। भेजा आपने। हाँ सर, डीपीटी भेजा आपने सर अभी। हाँ एक डीपीटी वो सब तो भेजा ही है, उसके अलावा भी है, रुको एक मिनट, है ना? सो एंड तुम लोगों को करना है होम असाइनमेंट 2। सैटरडे तक। हाँ होम असाइनमेंट 2 ऑफ आइसोमर्स मॉड्यूल। हाँ सर, टाइप कर रहे हो। अच्छा, बहुत अच्छा। ये सब करना है, और ये जो कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन है इसको सिर्फ पढ़ लेना है तुम लोग, अगर चाहो तो, है ना? ओके सर। सो सैटरडे हम लोग इस के डाउट डिस्कस कर लेंगे। हाँ बेटा, अराउंड लगा लो, अराउंड 21 डेज के बाद नेक्स्ट मेजर टेस्ट होगा तुम लोगों का, है ना? 21 डेज? हाँ, 21 इतना जल्दी? 21 डेज या 28 डेज, उसमें तो तुम लोग का टेस्ट होता ही है ना? मैं तुम लोग का कितने टेस्ट हो चुके हैं? 10 टेस्ट हो चुके हैं ना शायद? 8। हाँ 8 मेजर हाँ, टेस्ट, तो वो और दो cumulative टेस्ट, क्यूमुलेटिव दो। 10 हो गए। और हर संडे तो टेस्ट होता है यूजुअली। नहीं हुआ था सर, लास्ट 3 हफ्ते नहीं हुआ था शायद से। 2 हफ्ते सिस्टम ऑफ पार्टिकल से पहले नहीं हुआ था। तो वो तो इसलिए नहीं होना शायद, कुछ बच्चों के एग्जाम चल रहे थे। एग्जाम्स थे ना हमारे। स्कूल के एग्जाम। बता रहा हूँ मैं सर। बट अब फिर से होते रहेंगे, हर संडे टेस्ट तो होता ही है। मैं हर हाँ। संडे, किस दिन फ्राइडे, इस दिन सैटरडे, हर वीक होता है ऐसा, है ना? चलो बच्चों, बाय। अभी के लिए एंजॉय करो तुम लोग, और सैटरडे के लेक्चर तक ये जो असाइनमेंट दिया है उसको सॉल्व करो। ओके सर, थैंक यू सर, बाय थैंक सर। यू सर, बाय सर, थैंक यू सर।